इस वीडियो में हम लोग जावा कंकरेंसी के बारे में डिटेल से समझेंगे। कंकरेंसी को जावा का हार्ड टॉपिक माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे। हमने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल लिए हैं ताकि कोई भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। और इस कंकरेंसी में हम लोग सीखेंगे कि जावा कंकरेंसी क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि ये चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है पूरा कंकरेंट एपीआई को। तो पहला पार्ट में जो है सिंक्रोनाइजर्स है, दूसरा पार्ट में एक्सिक्यूटर्स है, तीसरे पार्ट में कंकरेंट कलेक्शंस है और चौथे पार्ट में द फॉर्क ज्वाइन फ्रेमवर्क है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे सबको बहुत ही अच्छे से। तो इस वीडियो में जो है सिंक्रोनाइजर्स को पूरा कवर किए हुए हैं और जो दूसरा पार्ट आने वाला है उसमें एक्सिक्यूटर को कवर करेंगे और इस तरह से पूरा पार्ट ये कंप्लीट करेंगे। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को ये पूरा जावा कंकरेंट एपीआई जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज सिंक्रोनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके जितने सारे टॉपिक्स होंगे वो बहुत ही आसानी से रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल दे करके उसको अच्छे से समझाऊंगा। हम लोग इस वीडियो में सिंक्रोनाइज को अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जावा कंकरेंसी क्या होता है। व्हाट इज कंकरेंसी इन जावा? इट मीन्स प्रोग्राम कैन एक्सिक्यूट मल्टीपल टास्क कंकरेंटली। इसका मतलब कि मल्टीपल टास्क एक साथ एक्सिक्यूट कर सकता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीपीयू के अंदर में जो एप्लीकेशंस होता है उस एप्लीकेशन में मान लो थ्रेड है। हम लोग जानते हैं मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर वो मल्टीपल थ्रेड्स है, यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग दो थ्रेड लिए हुए हैं। तो जब भी थ्रेड एक्सिक्यूट होता है तो वो क्या करता है, टास्क को एक्सिक्यूट करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि थ्रेड वन वो ब्रेक हो रहा है, फिर कुछ पार्ट एक टास्क का एक्सिक्यूट किया, फिर थ्रेड टू स्टार्ट हुआ, फिर थ्रेड वन थ्रेड टू थ्रेड वन थ्रेड टू, इस तरह से ये चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फील होता है, ऐसा फील होता है कि ये पैरेलली रन हो रहा है। लेकिन उस पर्टिकुलर सीपीयू में क्या होता है, स्विच होता है। जो थ्रेड वन है वो स्विच होके थ्रेड टू में जाता है, फिर थ्रेड वन फिर थ्रेड टू, ऐसे करके ये चलता है। तो ये जो स्विच होता है इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी बोलते हैं। जैसे ये एक सीपीयू हो गया, जब दो सीपीयू, आजकल जितने सारे सिस्टम्स हैं उसमें मल्टीपल सीपीयूज होते हैं। तो मल्टीपल सीपीयूज में भी जैसे एक मान लो एक सीपीयू वन में एक थ्रेड रन हो रहा है और दूसरे सीपीयू में दूसरा थ्रेड रन हो रहा है, तो वो पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन अगर एक ही सीपीयू में दो थ्रेड रन होगा तो वो स्विच होके रन होगा और इतना फास्ट होता है कि हम लोग को ऐसा फील होता है कि वो पैरेलली रन हो रहा है। तो ये चीज समझ में आ गया। कंकरेंसी एंड मल्टी थ्रेडिंग आर क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट। मल्टी थ्रेडिंग और कंकरेंसी जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है, और मल्टी थ्रेडिंग एक तरीका है कंकरेंसी को अचीव करने का। कंकरेंसी जो है बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है। जो एप्लीकेशन हो गया उसका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत ही कम होगा, क्विक रिस्पॉन्स आएगा, मल्टीपल टास्क कंकरेंटली एग्जीक्यूट करेगा, ये हमारा टाइम सेव करेगा, ओवरऑल ये परफॉर्मेंस हमारा इंप्रूव कर देगा। तो ये इसका जो पैकेज है वो क्या है, java.util.concurrent। इसमें क्या होता है, इसमें चार चीजें, सिंक्रोनाइजर्स, एक्सिक्यूटर, कंकरेंट कलेक्शंस और फॉक्सजॉन फ्रेमवर्क। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे सिंक्रोनाइजर्स के बारे में। जो सिंक्रोनाइजर्स होता है उसका पैकेज नेम क्या है, जावा यूटिल कंकरेंट। बेसिकली ये थ्रेड फ्लो को कंट्रोल करता है। सपोर्टेड बाय क्या है, कौन कौन सा है, सेमाफोर है, काउंटडाउन लैच है, साइक्लिक बैरियर है, एक्सचेंजर है, फेजर है। ये सारे फीचर्स जो हैं इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे आगे। सेमाफोर को एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम लोग इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। तो मान लो कि एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है, उसमें तीन एटीएम है और कुछ लोग आए यहाँ पे। अब क्या होगा, और सीमाफोर क्या करता है, परमिट अलाउ करता है। वो यहाँ पे एटीएम है तो उस हिसाब से ये तीन ही परमिट देगा। तो ये परमिट काउंट अभी क्या है, तीन। तो एक साथ अभी तीन लोग जा सकते हैं। जैसे एक लोग गया तो परमिट काउंट अब क्या हो गया, दो, दो लोग और जा सकता है अब। तो एक गया तो परमिट काउंट एक, अब एक लोग और जा सकता है। तो जैसे वो एक गया अब परमिट काउंट जीरो, तो जैसे जीरो हुआ सीमाफोर इस बाकी बाकी जो ये सारे थ्रेड्स है इसको ब्लॉक कर देगा। जैसे वो वहां से रिलीज नहीं होगा, एक जैसे वो रिलीज होगा तब जाकर के ये काउंट इंक्रीज होगा। तो एक चला गया तब देखो यहाँ काउंट वन हो गया, फिर से एक इंक्रीज हो गया। जैसे वो इंक्रीज होगा तो फिर अब एक अलाउ कर देगा, फिर परमिट काउंट फिर से घट के जीरो हो गया। फिर जैसे दो, मान लो यहाँ से दो का काम हो गया और निकल गया, तो बाकी थ्रेड में से दो अब फिर से जा सकते हैं। तो कोई भी दो यहाँ से चला जाएगा उसमें, ठीक है, फिर से परमिट काउंट जीरो हो गया, बाकी को ये ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे ही होता है, ये ब्लॉक करता है और जैसे वो वहां से रिलीज होता है तो फिर इसको अनब्लॉक कर देता है। और जितने सारे परमिट होंगे उतने सारे थ्रेड इसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सीमाफोर का कंसेप्ट। अब देखते हैं सीमाफोर का डेफिनेशन क्या है।
जैसे कि जानते हैं कंट्रोल एक्सेस टू शेयर रिसोर्स। शेयर्ड रिसोर्स क्या हुआ, जैसे अभी एटीएम के केस में यहाँ पे हमारा जो वो एटीएम वो शेयर्ड रिसोर्स हुआ, बाकी सारे थ्रेड उसको शेयर कर सकते हैं। मतलब जो परमिट काउंट था, बेस्ड ऑन परमिट काउंट ही उस चीज को वो एक्सेस कर पाएगा। तो अगर 3 है तो 3 ही थ्रेड उसको एक्सेस कर पाएंगे एक साथ। इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, एक्सेस अलाउड रहेगा, और जैसे 0 आ जाएगा तो वो एक्सेस डिनाइड हो जाएगा, जैसे इस केस में हम लोग एग्जांपल में देख चुके हैं। एंड दोज वेटिंग थ्रेड वुड बी ब्लॉक्ड अंटिल परमिट कैन बी एक्वायर्ड। टू एक्सेस द रिसोर्स ए थ्रेड मस्ट बी ग्रांटेड परमिट सीमाफोर। तो वही चीज हुआ कि अगर सीमाफोर, अगर रिसोर्स में एक्सेस चाहिए तो सीमाफोर को एक परमिट ग्रांट करना पड़ेगा टू एक्सेस ए रिसोर्स। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखो, सीमाफोर हैज टू कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर जो होता है उसमें परमिट होता है, और दूसरे कंस्ट्रक्टर में दो आर्ग्यूमेंट होता है, परमिट और फेयर। अब यहाँ पे समझना, जब परमिट होता है वो परमिट काउंट हुआ, ये पहला वाला जो हुआ वो परमिट काउंट हुआ। नंबर ऑफ कितने परमिट अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो एटीएम वाले केस में क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 3 रख देंगे तो 3 परमिट अलाउ करेगा एक बार में। अब इसका क्या मतलब हुआ दूसरा वाला का, दूसरा आर्ग्यूमेंट है बुलियन फेयर। ये जो फेयर है इसका मतलब हो कि वो फेयर डिसीजन लेगा। जैसे एक एटीएम के बाहर जितने सारे बंदे थे, तो उसमें से अगर एक परमिट हुआ उसमें से कोई भी एक जा सकता है। लेकिन अगर फेयर यहाँ पे ट्रू कर देंगे तो इसका मतलब हुआ कि जो पहले आया है पहले वही जा सकता है। सीमाफोर जो है फेयर डिसीजन लेगा, और एक जो पहले आया है, जो लॉन्गेस्ट वेटिंग थ्रेड है, उसी को परमिशन पहले मिलेगा। अगर फेयर फॉल्स होता है तो बाय डिफॉल्ट इसका फॉल्स ही होता है। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि किस थ्रेड को पहले परमिशन मिलेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। तो कंस्ट्रक्टर हो गया। अब देखो, दो मेथड होता है इसमें। एक मेथड में क्या होता है, नो आर्गुमेंट। दूसरे वाले में परमिट्स, मतलब नंबर ऑफ परमिट कितना एक्वायर कर सकता है। तो पहला जो नो आर्गुमेंट हुआ, ये क्या हुआ, अभी एक बार में वो जैसे एक्वायर कॉल करेगा कोई भी थ्रेड, तो वो एक ही परमिट एक्वायर करेगा और काउंट डिक्रीज हो जाएगा। जो परमिट काउंट है वो एक डिक्रीज हो जाएगा, और बाकी जो थ्रेड है वो ब्लॉक रहेगा। यहाँ पे देखो, एक्वायर सिंगल परमिट फ्रॉम द सीमाफोर। If permit is available, the thread acquires it and continues execution. थ्रेड अवेलेबल हुआ तो वो एक्वायर कर लेगा। इफ नो परमिट इज अवेलेबल, थ्रेड विल ब्लॉक अंटिल द परमिट बिकम्स अवेलेबल। तो एक्वायर परमिट, यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये इनिट परमिट है, यहाँ पे नंबर ऑफ परमिट यहाँ पे पास करना होगा। तो एटीएम वाला केस में जैसे 3 था, तो यहाँ पे अगर 3 हम लोग दे दिए तो वो पूरा परमिट एक ही थ्रेड पूरा परमिट लेके अंदर चला जाएगा। तो उसका एक एग्जांपल हो सकता है कि मान लो एटीएम में जो पैसा जमा करने आता है ना, तो वो क्या करता है कि शटर क्लोज करके वो अकेला अंदर जाता है, और किसी को अंदर नहीं आने देता जब तक वो नहीं निकलता है। तो उस केस में क्या होगा कि मान लो 3 एटीएम है, तो वो क्या किया, सीमाफोर के पास अभी 3 परमिट है तो एक्वायर कर लिया तीनों परमिट, और वो अंदर चला गया, पैसा जमा किया। जब तक वो जमा होगा तब तक वो अंदर रहेगा, तब सीमाफोर जो है किसी को अलाउ नहीं करेगा। तो वो एक एग्जांपल हो सकता है कि एक बार में सारा परमिट वो लेके अंदर चला गया, और बाकी सारे थ्रेड जो हैं, बाकी सारे वेटिंग पीपल जो हैं, वो लोग वेट करते रहेंगे। सीमाफोर उसको ब्लॉक कर देगा जब तक कि वो परमिट अवेलेबल नहीं होगा। तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, रिलीज क्या होता है। जब एक परमिट हो गया, थ्रेड अंदर गया, वो पैसा विड्रॉ कर लिया, उसके बाद वो रिलीज हो जाता है, रिलीज मेथड कॉल करता है। तो वैसे ही थ्रेड का जब काम हो जाता है वो क्या करेगा, उसके बाद वो रिलीज कॉल करेगा। वहां से एक थ्रेड फिर से वो एक परमिट वो इंक्रीज कर देगा सीमाफोर में। और मान लो कि रिलीज इनिट परमिट, तो जैसे मान लो उस केस में क्या हुआ कि एक्वायर 3 परमिट किया हुआ है, वो पैसा डाला, बंदा गया अंदर, जब बाहर आएगा तो वो तीनों परमिट रिलीज कर देगा। तो यही होता है कि एक बार में या तो सारा परमिट एक्वायर कर सकता है और फिर सारा रिलीज भी कर सकता है, या दो तीन एक से ज्यादा जितने सारे अगर परमिट एक्वायर करने हैं तो यहाँ पे आर्गुमेंट में हमें पास करना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आ गया। तो सीमाफोर का अब हम लोग कोड देख लेते हैं। जावा क्लास बना लिए हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे शेयर्ड रिसोर्स। मान लो कि एक ऐसा एग्जांपल बना रहे हैं, जो है दो थ्रेड रहेगा। एक थ्रेड जो है काउंट को इंक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा। तो अगर पहले डिक्रीज वाला कॉल हो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, माइनस में नंबर चला जाएगा हमारा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि पहले एक काउंटर रहेगा जिसको दोनों थ्रेड शेयर करेगा, उस काउंटर को पहले इंक्रीज करेगा और दूसरा थ्रेड आके फिर से डिक्रीज करके उसको जीरो कर देगा। तो हमें इस तरह का सिनेरियो अगर चाहिए तो हम लोग सीमाफोर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले शेयर्ड रिसोर्स बना लेते हैं। मान लो एक नया क्लास बना लिए, क्लास शेयर्ड, और इसके अंदर में एक स्टैटिक
इंट काउंट और इनिशियल वैल्यू हम 0 दे दिए। इस चीज को ये शेयर्ड हो गया। अब यहाँ से इसको हम कॉल करके इंक्रीज करेंगे फिर डिक्रीज करेंगे। क्लास बना लेते हैं, इंक्रीमेंट काउंट फ्रॉम जावा डॉट यूटिल डॉट कंकरेंट से इसको इंपोर्ट कर देंगे और एक इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। इसमें सीमाफोर हो गया और एक स्ट्रिंग नेम दे देंगे और इसके अंदर में दोनों असाइन कर देंगे। इस तरह से लिख दिए और इसी में हम लोग थ्रेड को स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक रनेबल बना लेते हैं जिसको इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो रनेबल बनाने के लिए रनेबल R1 इक्वल्स टू हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर लेंगे। अब इस सेम डॉट एक्वायर यहाँ पे क्या करेगा, वो एक्वायर कर लेगा। एक्वायर को हम लोग रखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक सराउंडिंग विद ट्राई कैच। तो इस ट्राई कैच में ही सारा कुछ लिख देते हैं और इसके बाद हम लोग सिस्टम और प्रिंटलन इसको लिख दिया और गेट से परमिट ये एक्वायर किया और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। पहले वेटिंग हुआ और यहाँ पे परमिट इसको मिल जाएगा। उसके बाद फॉर एक फॉर लूप लगाएंगे तो हमारा जो शेयर्ड काउंट है उसमें वो इंक्रीज करेगा, शेयर डॉट काउंट। फिर यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा नेम शेयर्ड काउंट और यहाँ पे स्लिप डाल दिए 10 मिली सेकेंड्स का। फिर इसके बाहर हम लोग एक प्रिंट कर लेंगे रिलीज डॉट परमिट इस तरह से। और जैसे ये रिलीज द परमिट करेगा और यहाँ से फिर रिलीज कॉल कर देगा, ये फिनिश हो जाएगा तो लास्ट में क्या था डॉट रिलीज यहाँ से कॉल कर दिया तो ये हो गया। अब सिमिलर सिमिलर तरीके से हम लोग दूसरा कॉल करेंगे डिक्रीमेंट। तो इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट। ये इंक्रीमेंट काउंट था, अब ये डिक्रीमेंट काउंट बनाएंगे, डिक्रीमेंट काउंट। इसको भी कॉपी कर देंगे यहाँ पे। ये R2 है रनेबल, यहाँ पे माइनस माइनस और कुछ नहीं है, बाकी तो सेम ही है। अब यहाँ पे हम R2 पास कर दे रहे हैं और यहाँ पे R1 था तो यहाँ पे थ्रेड में R1। तो ये थ्रेड के अंदर पास कर दिए जब रनेबल। तो जब हम लोग इस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे ना उसी टाइम पे हमारा ये वैल्यू सीमाफोर और जो थ्रेड नेम आएगा यहाँ पे सेट हो जाएगा, थ्रेड को यहाँ से स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा यहाँ से मेन मेथड है, यहीं पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे। सीमाफोर सेम इक्वल्स टू न्यू सीमाफोर, परमिट कितना देना है अभी 1। थ्रेड का नाम दे दिए A और इसका नाम दे दिए B। अब इसको रन करते हैं, पहले सेव कर लो। देखो A इज वेटिंग फॉर परमिट, बी इज वेटिंग फॉर परमिट, ए गेट्स परमिट। तो जैसे इसको परमिट मिला वो एक्सिक्यूट किया और दूसरा अभी परमिट जब तक ये रिलीज नहीं करेगा तब तक परमिट नहीं मिलेगा इसको दूसरे को। फिर बी गेट से परमिट, फिर बी को मिल गया और फिर रिलीज द परमिट, ऐसे हो गया। इसको दोबारा रन करते हैं, सेम ही रिजल्ट आएगा, कितनी बार भी रन करो सेम ही रिजल्ट आएगा। क्योंकि सबसे पहले क्या कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है और ये जैसे कॉल हो रहा है तो ये क्या कर रहा है इंक्रीज कर दे रहा है और उसके बाद फिर जैसे डिक्रीज डिक्रीमेंट कॉल हो रहा है वो डिक्रीज कर दे रहा है। और मान लो यहाँ पे ये रिलीज नहीं किया काउंट, मान लो, चलो देखते हैं R1, इसको हम रिलीज नहीं करते तो क्या वो एक्सिक्यूट होगा? A इज वेटिंग फॉर परमिट, B इज वेटिंग फॉर परमिट, A गेट्स परमिट और A गेट्स परमिट, A रिलीज द परमिट। लेकिन एक्चुअल में यहाँ से रिलीज ही नहीं हुआ तो वो वेट करता रहेगा। ये प्रिंट तो कर दिया, प्रिंट कर दिया ये वाला रिलीज द परमिट, लेकिन ये मेथड ही नहीं कॉल हुआ। तो ये इन्फानाइट लूप में ये चलता रहेगा और वेट करता रहेगा रिलीज होने का। यहाँ तक समझ में आ गया? ये सीमाफोर कंप्लीट हो गया है, अब आगे चलते हैं। काउंट डाउन लैच। अब ये काउंट डाउन लैच क्या होता है?
तो हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ। जैसे एग्जांपल में एक बना हुआ है, यहाँ पे तीन फ्रेंड हैं, तीनों ने डिसाइड किया कि 5 बजे सुबह मिलते हैं और एक रोड ट्रिप में चलना है। तो सारे एग्री हो गए। स्टार्टिंग में क्या है, लैच काउंट जो है वो 3 रहेगा। स्टार्टिंग में लैच काउंट क्या है, 3। अब एक फ्रेंड जो है वो क्या हुआ कि वेटिंग पॉइंट में दूसरे दिन जिस टाइम पे बोला था उस टाइम पे अपना काम फिनिश करके वो वहां पे पहुंच गया। और जैसे वहां पहुंचेगा तो ये कॉल करेगा काउंट डाउन। तो यहाँ पे पहुंच के ये कॉल किया काउंट डाउन। काउंट डाउन क्या करेगा, वो जो लैच काउंट है, यहाँ पे जो लैच काउंट दिख रहा है उसको वो डिक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब हुआ कि अब ये दो थ्रेड के लिए, दो और लोगों के लिए वेट कर रहा है। मीन्स एक इवेंट इसका कंप्लीट हो गया, ये काउंट डाउन कॉल कर दिया। अब दूसरा आया, ये भी कॉल किया काउंट डाउन। तो अब ये 1 हो गया। तो अब इसका जो काम था ये फिनिश हो गया और यहाँ पे पहुंच गया। और तीसरा फ्रेंड जैसे आया, वो भी काउंटडाउन कॉल किया। और जैसे ही काउंटडाउन कॉल किया तो इसका लैच काउंट जो है 0, और 0 हो गया तो मतलब ये इस तीनों का काम फिनिश हो गया। यहाँ से अब तीनों आगे एक साथ जा सकते हैं रोड ट्रिप पे। तो कोड में जितने सारे इवेंट्स होंगे, सब सारे जितने सारे थ्रेड्स होंगे, सब लोग सारे थ्रेड काउंटडाउन को कॉल करेगा। जब जब तक कि सारा काउंटडाउन कॉल नहीं करेगा तब तक ये वेट करता रहेगा। तो जैसे लैच काउंट 0 हो गया, मीन्स इसका काम फिनिश हो गया, ये लोग मिल गए। अब यहाँ से ये लोग रोड ट्रिप स्टार्ट कर सकते। तो इसका बस यही चीज़ है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के आगे इसके कंसेप्ट को समझना है। तो यहाँ डेफिनेशन देखो, काउंट डाउन लैच इनिशियली क्रिएटेड विथ ए काउंट of number of event that must occur before the latch is released. Latch is released means लैच काउंट जो है वो 0 हो गया, 0 हो जाएगा तो वो रिलीज हो जाएगा। क्रिएटेड विथ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ इवेंट्स, तो जितने सारे नंबर ऑफ इवेंट्स होगा तो बेस्ड ऑन उसके हिसाब से वो क्रिएट होगा। तो जैसे यहाँ पे लैच इज रिलीज्ड तो 0 हो गया तो वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज मीन्स वो जो तीनों फ्रेंड थे वहां पे अगर पहुंच गए तो वहां से मतलब अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे वो। तो मतलब वहां से लैच रिलीज हो गया, और जब तक लैच रिलीज नहीं होगा सब जो है वो फिनिश होने का वेट करेंगे, मतलब वो लैच काउंट 0 होने का। तो 0 करने के लिए सबको कॉल करना है काउंट डाउन। तो each टाइम द इवेंट हैपेंस द काउंट इज डिक्रीमेंटेड। तो जैसे एक का काम मान लो फिनिश हो गया, जैसे एक का काम फिनिश हुआ तो वो काउंट क्या हुआ, डिक्रीमेंट कर दिया। वो काउंट डाउन कॉल किया मेथड और वो काउंट डिक्रीज हो जाएगा। जब ये काउंट का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो लैच ओपन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो इनिट काउंट होता है, काउंट डाउन लैच काउंट। मतलब यहाँ पे अगर रोड ट्रिप वाले केस में क्या था, 3 फ्रेंड्स है तो उस लैच काउंट कितना था, 3। तो यहाँ पे हम लोग जैसे 3 पास कर देंगे तो हमारा काउंट कितना हो जाएगा, लैच काउंट 3। तो काउंट स्पेसिफाई नंबर ऑफ इवेंट दैट मस्ट ऑकर इन ऑर्डर फॉर द लैच टू ओपन। तो ये समझ में आ गया, 3 बार अगर काउंट डाउन कॉल हो गया तो इसका मतलब सारे इवेंट कंप्लीट हो गए हैं और लैच फिर वहां से ओपन हो जाएगा। इसमें से मेथड होते हैं, जैसे अवेट मेथड होता है। ये दो अवेट मेथड है, एक में कोई आर्गुमेंट नहीं है और दूसरे में आर्गुमेंट है। तो अवेट जैसे भी कॉल होगा, जैसे एक थ्रेड है तो वो अवेट कॉल कर दिया, मतलब वो वेट कर रहा है। और जैसे वहां पे गया, वो फ्रेंड पहुंचा तो वो वेट किया, मीन्स वो अवेट कॉल कर दिया तो वो वेट करेगा वो दूसरे थ्रेड को वहां पे पहुंचने के लिए। ये जो दूसरा है ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें जो टाइम आउट है और टाइम यूनिट है, तो यहाँ पे ये किस लिए आया, मान लो कि एक थ्रेड वहां पे पहुंच गया है, वो वेट कर रहा है दूसरे थ्रेड के लिए, लेकिन वो थ्रेड आया ही नहीं, वेट करते रहा, तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करेगा। लेकिन जब टाइम आउट वाला जो इसका यूज करेंगे तो वो स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट करेगा और फिर वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा अगर वो नहीं पहुंचा तो यहाँ पे सेम चीज है। दिस मेथड, ये जो अवेट है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, this method cause the current thread to wait until the latch count reaches 0। तो ये समझ में आ गया, काउंट इज ऑलरेडी 0, द मेथड रिटर्न इमीडिएटली। तो मतलब जैसे 0 है तो वो तुरंत ही रिटर्न कर जाएगा क्योंकि लैच ऑलरेडी ओपन हो चुका है। बूलियन अवेट, और ये जो बूलियन अवेट है इसमें जैसे बताया टाइम आउट था, ये बूलियन अवेट टाइम आउट। तो इसका वही मतलब है, इफ द काउंट इज ऑलरेडी 0 द मेथड रिटर्न ट्रू इमीडिएटली। इफ काउंट इज नॉट 0 थ्रेड वेट अंटिल द काउंट बिकम 0 और स्पेसिफाइड टाइम आउट इलेप्सिस। अगर वो 0 नहीं हुआ और टाइम आउट क्रॉस कर गया तो वो सिंपली उस टाइम आउट हो जाएगा वहां से। ये मेथड जो काउंट डाउन था, अभी हमने देखा कि जब वो इवेंट फिनिश हो जाता है तो कॉल करता है काउंट डाउन को, ठीक है। और काउंट डाउन क्या करता है, लैच काउंट को वो डिक्रीज करता है। काउंट डाउन यूज टू डिक्रीमेंट द काउंट ऑफ लैच बाय 1। तो सेम ही चीज हुआ,
इफ द काउंट बिकम्स जीरो मीनिंग ऑल टास्क आर कंप्लीटेड, जब भी जीरो हो जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ऑल द वेटिंग थ्रेड्स आर रिलीज। अब काउंट डाउन लैच का हम लोग कोड देखते हैं। यहाँ पे हमने काउंट डाउन लैच एग्जाम्पल का एक क्लास बना लिया है। अब इसमें काउंट डाउन का कोड लिखेंगे। काउंट डाउन लैच यहाँ पे देख रहे हैं जावा यूटिल कंकरेंट पैकेज है, तो इसी को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। लैच इक्वल्स टू न्यू काउंट डाउन लैच, तो इनिशियल में हम लोग 3 दे देते हैं। यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेंगे, 3 बार इसको आइटरेट करेंगे। न्यू थ्रेड, इसके अंदर में हमने एक लैम्डा एक्सप्रेशन से रेनेबल को कॉल कर लेंगे। यहाँ पे थ्रेड आईडी दिया, जैसे गेट आईडी वो डिप्रिकेट हो चुका है शायद। अब यहाँ पे लैच डॉट अवेट, अवेट को हमें ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखना है और यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे ऑल टास्क कंप्लीटेड प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक काउंटडाउन लैच बनाया और इसके अंदर में एक फॉर लूप है। फॉर लूप में मीन्स 3 बार इस थ्रेड को कॉल करेगा। फर्स्ट टाइम है टास्क कंप्लीटेड बाय थ्रेड, और जो थ्रेड का आईडी है वो, क्योंकि आईडी जो यूनिक होता है तो ये यहाँ पे वो आईडी आएगा थ्रेड कंप्लीटेड बाय दिस। फिर वो काउंटडाउन लैच को कॉल करेगा, उसके बाद फिर ये प्रिंट करेगा और फिर काउंटडाउन करेगा, लैच काउंटडाउन लैच को करेगा, और काउंट अभी 3 था तो 2 हो गया। फिर एक बार करेगा, एक बार में 2 हो जाएगा, फिर डिक्रीज होते जाएगा, और 3 बार जैसे कॉल करेगा तो वो काउंट जो है 3 से 0 पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे अवेट, अवेट चेक करेगा कि वो 0 है या नहीं। जैसे यहाँ पे अवेट में देखा, अवेट किया, तो ये अगर 0 हो जाएगा तो ऑल टास्क कंप्लीटेड हो जाएगा, और ये तब तक वेट करेगा जब तक कि 0 नहीं हो जाए। अच्छा, एक चीज ये स्टार्ट नहीं किया था, ये थ्रेड हो गया, और इस थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जैसे ये थ्रेड क्रिएट हुआ तो डॉट स्टार्ट, नॉट दिस, स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखो टास्क कंप्लीटेड बाय थ्रेड 24, टास्क कंप्लीटेड बाय थ्रेड 23, टास्क कंप्लीटेड बाय थ्रेड 22। तो ये तीन तीन थ्रेड बनाया, इस तीनों का ये आईडी है 24, 23, 22, इस तरह से। और लास्ट में फिर टास्क कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 मान लो नहीं रखते हैं, 2 तक ही लूप करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक काउंट डाउन लैच 3 है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 ही बार काउंट डाउन लैच कॉल कर रहे हैं, 1 और 2। तो लेकिन 2 बार जब करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 0 नहीं हो पाएगा, और 0 नहीं हो पाएगा तो वो वेट करता रहेगा 0 होने का। तो इसका भी चेक कर लेते हैं। टास्क कंप्लीटेड बाय थ्रेड 23, टास्क कंप्लीटेड बाय थ्रेड 22, और ये 0 नहीं हुआ तो ये अवेट ही करता रहेगा और ये प्रिंट नहीं करेगा। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे इक्वल्स कर देते हैं, अब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ऑल टास्क कंप्लीटेड, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। पहले ये थ्रेड कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा थ्रेड, फिर तीसरा थ्रेड, 3 ही काउंटडाउन लैच था, तो ये क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया। काउंटडाउन लैच में और कुछ नहीं है, बस इस चीज़ को अगर समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काउंटडाउन लैच हमारा हो गया। अब साइक्लिक बैरियर आता है। साइक्लिक बैरियर भी सेम चीज़ है जैसे काउंटडाउन लैच में था, लेकिन उसमें काउंटडाउन मेथड कॉल होता था, तब हमारा जाके काउंट लैच काउंट जो है वो डिक्रीज होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थ्रेड एक दूसरे का वेट करता, उसमें इवेंट कंप्लीट होने का वेट करता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि थ्रेड एक दूसरे का वेट करता है, जैसे और एग्जांपल सेम ही हो सकता है। जैसे रोड ट्रिप पे फ्रेंड जा रहा था तो वो वेट किया, एक मीटिंग पॉइंट रखा कि यहाँ पे सारे लोग आ जाओ। वहाँ पे जिस टाइम में बोला था एक फ्रेंड पहुंच गया और वो वेट करने लग गया, तो जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक वो वेट करता रहेगा, सारे लोग आ जाएंगे तब वहां से वो अपना रोड ट्रिप स्टार्ट कर सकता है। सेम इसमें भी होता है साइक्लिक बैरियर में। साइक्लिक बैरियर enables a group of thread to wait at a predefined execution point। तो इसका भी एग्जांपल लगभग सेम ही है कि एक थ्रेड पहुंच जाता है उस एक्सिक्यूशन पॉइंट में, तो वो वेट करता है दूसरा थ्रेड आने का, तो जब तक सारा थ्रेड, एक ग्रुप ऑफ थ्रेड वहां नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वो वेट ही करता रहेगा। काउंट जो हमारा काउंट डाउन लैच था, वो जब लैच रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद उसका जॉब वो फिनिश हो गया, और फिर वो रिपीट नहीं करेगा उस मेथड को। लेकिन इसमें क्या, साइक्लिक बैरियर में जब सारे थ्रेड एक एक्सिक्यूशन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे
तो वहां से वो चाहे तो फिर से रीसेट कर सकता है, उस चीज को सेम चीज परफॉर्म कर सकता है। तो इस चीज का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एक प्रोजेक्ट में। जैसे जैसे आईटी कंपनी में जब एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है, तो उसमें डेली एक स्टैंड अप मीटिंग होता है, उसको स्क्रम कॉल भी बोलते हैं। और तो वो टीम जो है एजाइल फॉलो कर रही है, और उसका डेली मीटिंग होता है 10 से 15 मिनट का। तो उसमें क्या होता है, सब लोग अपना अपना अपडेट देते हैं ताकि सब लोग को पता रहे कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। अगर 10 मेंबर है तो सब एक दूसरे का वेट करेगा, जब सारे लोग 10 मेंबर आ जाएंगे फिर वो मीटिंग स्टार्ट होगा। और जब फिनिश हो जाता है मीटिंग, तो फिर से दूसरे दिन फिर से वो रिपीट होता है। तो उस तरह के केस में हम लोग साइक्लिक बैरियर का यूज कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन हुआ, enables a ग्रुप ऑफ थ्रेड टू वेट एट ए प्रीडिफाइंड एक्सिक्यूशन पॉइंट। अब इसमें जो है दो कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला नंबर ऑफ थ्रेड्स है, दूसरा जो है नंबर ऑफ थ्रेड्स और रनेबल एक्शन। तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ थ्रेड्स दैट मस्ट बी रीच्ड बैरियर बिफोर एक्सिक्यूशन पॉइंट। अगर मान लो कि 5 नंबर ऑफ थ्रेड डाले, जो बैरियर सेट हुआ है उस बैरियर पे सारे पांचों थ्रेड पहुंचने चाहिए। जैसे एक पहुंच गया, एक दूसरे का वेट करे। अभी एग्जांपल दिया स्क्रम कॉल का, तो उसमें क्या होता है कि सारे मेंबर जैसे पहुंचेंगे, तो उस टाइम पे मान लो 10 बजे, तो 10 बजे उस टाइम पे सब लोग को अवेलेबल होना है। ठीक है, सब एक दूसरे का वेट करेगा, तो जब सब वहां पे पहुंच जाएंगे तो फिर वो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब वही होगा। और जो एक्शन है, इसमें एक्शन जो पास किया है, तो ये एक्शन परफॉर्म करेगा। जब यहाँ पे जो एक्शन अगर डाल देंगे, तो सारे थ्रेड अगर वो बैरियर पे पहुंच जाएगा, तो ये वाला एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इच थ्रेड रिच एट बैरियर कॉल अवेट। जब भी वो बैरियर पे पहुंचेगा तो कॉल करेगा अवेट। दिस विल पॉज एक्सिक्यूशन ऑफ द थ्रेड अंटिल ऑल द अदर थ्रेड ऑल्सो कॉल वेट। तो वहां पे पहुंच के एक अवेट कॉल करेगा, फिर दूसरा पहुंचेगा वो भी अवेट कॉल करेगा। जैसे मान लो 3 थ्रेड है, तो तीनों को अवेट कॉल करना पड़ेगा। तभी जैसे तीनों अवेट कॉल कर दिया, तो इसका मतलब बैरियर पे सारे लोग पहुंच गए हैं, और वो इमिडिएटली वहां से बैरियर ब्रेक हो जाएगा। तो वंस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ थ्रेड हैज रीच्ड द बैरियर, अवेट विल रिटर्न एंड एक्सिक्यूशन विल रिज्यूम। फिर वहां से जब सारे लोग वहां पे पहुंच गए, तो फिर एक्सिक्यूशन वहां से रिज्यूम हो जाएगा। तो इसका एक क्या क्या मेथड होता है, जैसे अवेट होता है। अवेट में दो दो अवेट मेथड है, एक में कुछ आर्गुमेंट नहीं है, दूसरे में टाइम आउट आर्गुमेंट है और टाइम यूनिट। अवेट मेथड जो है सारे थ्रेड को वहां पे पहुंचने का वेट करेगा। अगर एक थ्रेड नहीं पहुंचा तो वो उसका वेट करते रहेगा। लेकिन जब हम लोग इसका यूज करेंगे अवेट और टाइम आउट का, इसमें टाइम यूनिट भी है। तो दो पैरामीटर है, टाइम आउट और उसका टाइम का यूनिट क्या है। जब ये वाला अवेट कॉल होगा, तो इसमें क्या होगा, जो थ्रेड है वो टाइम आउट मान लो 30 सेकेंड्स का दिया, 1 मिनट का। तो एक थ्रेड आया, वो वेट किया, वो 1 मिनट डाले, तो वो 1 मिनट तक वेट करेगा। अगर दूसरा थ्रेड नहीं पहुंचा तो वो टाइम आउट एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। दिस मेथड अलाउ थ्रेड टू वेट ओनली फॉर पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाइड बाय वेट। यहाँ पे जो भी टाइम है, मान लो अवेट है, अवेट में 10 सेकेंड दिया है टाइम। 10 सेकेंड के अंदर में अगर सारा फिनिश नहीं हुआ, तो ये 10 सेकेंड तक वेट करता रहेगा। तो वो टाइम आउट होने का वेट करेगा, और टाइम आउट जैसे हो जाएगा, वहां से वो आउट हो जाएगा। काउंटडाउन, लैच और बैरियर में हम लोग इसको डिफरेंस को समझते हैं। तो काउंट इज सेट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कैन नॉट बी चेंज लेटर। और साइक्लिक बैरियर में होता है नंबर ऑफ थ्रेड इज सेट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड कैन बी चेंज लेटर। काउंट डिक्रीज बाय कॉलिंग काउंट डाउन मेथड। और इसका क्या होता है, ऑटोमेटिक डिक्रीज होता है। जैसे वो अवेट कॉल करता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिक्रीज कर देता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली काउंट डाउन को कॉल करेगा, जो काउंट डाउन उसके लैच काउंट को डिक्रीज करेगा। और ये काउंट डाउन क्या होता है, रियूजेबल नहीं होता है। और साइक्लिक बैरियर जो है रीयूजेबल है। एक बार जब ब्रेक हो गया, तो फिर से एक बार जब बैरियर ब्रेक हो गया, जैसे बैरियर ब्रेक मीन्स सारे थ्रेड वहां पे पहुंच गए अपना अपना काम फिनिश करके, और एक दूसरे का वेटिंग टाइम फिनिश हो गया, तो उसके बाद वो बैरियर ब्रेक हो जाता है। तो उस चीज को अगर वो चाहे तो फिर से रीसेट करके फिर से स्टार्ट कर सकता है। तो ये एग्जांपल हम लोग लिए थे स्क्रम कॉल का। तो उसमें क्या होता है कि डेली स्टैंड अप कॉल होता है, जब सारे लोग आ जाते हैं तो अपना अपना स्टेटस दिया और उसका काम फिनिश हो गया, फिर दूसरे दिन सेम उस चीज़ को रिपीटेडली करते रहते हैं। तो वो एक साइक्लिक बैरियर का अच्छा सा एग्जांपल हो गया। तो वो क्या होता है, रीयूजेबल होता है। सुटेबल फॉर सिचुएशन वेयर सिंगल टास्क इज वेटिंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट। तो इसमें क्या होता है, एक टास्क जो होता है वेटिंग करता है हम बाकी सारे टास्क को कंप्लीट होने का। इसमें भी वही है, मल्टीपल थ्रेड्स नीड टू वेट फॉर ईच अदर। इसमें क्या होता है, सारे थ्रेड्स एक दूसरे को कंप्लीट होने का वेट करते रहते हैं उस एक्सिक्यूशन पॉइंट पे जाके। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग साइक्लिक बैरियर का एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमने साइक्लिक बैरियर एग्जांपल एक क्लास बना लिया है।
यहाँ पे वैसे ही माई थ्रेड का एक एग्जाम्पल लेंगे, क्लास माई थ्रेड, दो एट्रीब्यूट ले लिए, एक साइक्लिक बैरियर और उसका थ्रेड नेम। एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसका, यहाँ न्यू थ्रेड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थ्रेड में हम लोग एक रनेबल पास करेंगे, तो रनेबल यहाँ बना लेते हैं। अब यहाँ पे अवेट कॉल होगा, इसको ट्राई कैच से रैप कर देते हैं, ये ठीक है। अब चलते हैं मेन क्लास में। अच्छा, यहाँ पे पहले रनेबल एक पास कर दे रहे हैं थ्रेड में, तो इसका काम हो गया। साइक्लिक बैरियर, न्यू साइक्लिक बैरियर, इसमें क्या था, दो आर्गुमेंट था, तो दो आर्गुमेंट से हम लोग बना लेते हैं। तो ये मान लो पहला पार्टीज, यहाँ जो देख रहे हो पार्टीज मतलब हो गया नंबर ऑफ थ्रेड, बोल सकते हो इस चीज़ को। जहाँ पे भी ये पार्टीज दिखे तो इसको नंबर ऑफ थ्रेड कंसिडर कर लेना। बैरियर रीच्ड, ये हो गया। और यहाँ पे तीन जो लिखा हुआ है, ये एक जो थ्रेड है, तीनों थ्रेड जो होगा एक दूसरे का वेट करेगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी इस चीज़ को कॉल करेगा। इसीलिए यहाँ पे लास्ट वाला मैसेज हमने लिख दिया है। अब यहाँ से सी बी पास करेंगे और थ्रेड नेम ए मान लेते हैं। यहाँ पे तीन पार्टीज डिफाइन किया, तो यहाँ पे तीन थ्रेड हमको बनाना है। तो पहले जो है ये क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग, फिर जब ये कॉल होगा तो ये अवेट का कॉल करेगा, और ये जो नेम है वो नेम प्रिंट होगा। नेम में ए बी सी, स्टार्टिंग स्टार्टिंग ए बी सी, और फिर बैरियर रीच्ड, स्टार्टिंग ए बी सी बैरियर रीच्ड। हाँ, ए सी बी बी सी ए ऐसे होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग और ये बैरियर रीच्ड, ये चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? अब मान लो कि ये हम दो ही थ्रेड कॉल किए, तो ये तो जीरो होगा नहीं, तो मतलब एक थ्रेड का वो वेट ही करता रह जाएगा। स्टार्टिंग हुआ, ए बी हुआ, वो वेट ही करता रह गया और इनफाइनाइट टाइम तक वेट ही करता रहेगा। तो यहाँ पे हमें इसको भी अनेबल करना होगा। ये तीन थ्रेड, तीन हमने डिफाइन किया पार्टीज, तो मतलब इसका मतलब वो थ्रेड, नंबर ऑफ थ्रेड्स, तो यहाँ पे तीन थ्रेड हमें कॉल करना पड़ेगा। एक चीज और एग्जांपल देखते हैं। दो ही थ्रेड है और ये इनफाइनाइट टाइम तक वेट करता रहेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको टाइम आउट हो जाए कुछ समय बाद। तो यहाँ पे जो अवेट है ना, इसमें आर्गुमेंट पास कर देते हैं। मान लो कि कितना मिली सेकेंड में, 10 डाल दिए, तो सपोज वो 10 सेकेंड देते हैं। तो इसके अंदर में जो मेथड होता है वो टाइम यूनिट डॉट सेकेंड, ये डाल देते हैं यूनिट इसका। तो इसका जो टाइम आउट एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो उसको ऐड करना पड़ेगा कैच में। तो इसको क्या करते हैं, एक ही में रैप कर देते हैं, कोलैप्स कैच ब्लॉक। हाँ, अब ठीक है। अब जब इसको हम रन करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे कमेंट कर दिया ना, हाँ। अब जब इसको रन करेंगे तो 10 सेकेंड के बाद वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो ए भी वेट कर रहा है, अब 10 सेकेंड का वेट करते हैं, वो नहीं आएगा तो वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। आ गया एक्सेप्शन इन मैन थ्रेड, रन टाइम एक्सेप्शन, कंकरेंट टाइम आउट, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो साइक्लिक बैरियर हम लोग समझ गए। अब एक्सचेंजर क्या होता है, जैसे कि नाम से एक्सचेंजर मीन्स ये डेटा एक्सचेंज करता है। तो अभी एक कुरियर का एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिख रहा ए और यहाँ पे बी। मान लो एक पार्सल हमें ए से बी पहुंचाना है और बी से ए पहुंचाना है। तो अगर ए से ये सामान लेके गया बी के पास और बी जो है वो अपना सामान लेके गया ए के पास, तो इसको क्या होगा, दोनों का टाइम भी बर्बाद होगा, आने जाने में बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा दोनों का। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑफिस होता है, एक्सचेंज पॉइंट। तो ये जाकर के अपना सामान यहाँ रखेगा, वो भी जाकर के रखेगा, और इसके एरिया का जो भी सामान होगा वो लेके चला जाएगा, और इसके एरिया का जो सामान होगा लेके चला जाएगा। तो जैसे ए गया यहाँ पे एक्सचेंज पॉइंट में, और ये तब तक वेट करता रहेगा जब तक कि बी नहीं आ जाए। तो यहाँ पे बी आ गया।
अब क्या हुआ कि जैसे बी आया, अब दोनों सामान एक्सचेंज कर लेगा अपना पार्सल, और अपना अपना कुरियर लेके वापस चला जाएगा। ए चला गया और फिर बी चला गया। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसका डेफिनेशन हुआ कि एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू थ्रेड्स, इट सिंपली वेट अंटिल टू सेपरेट थ्रेड्स कॉल इट एक्सचेंज मेथड। तो जो एक्सचेंज पॉइंट है वो एक्सचेंज कॉल करता है। तो जैसे ए पहुंचा वहां पे, तो उसको एक्सचेंज को कॉल किया, वो कॉल करके तब तक वो वेट करता रहेगा जब तक कि दूसरा थ्रेड भी आकर के जब तक कि उसको कॉल नहीं करेगा। तो व्हेन दैट occurs इट एक्सचेंज द डेटा सप्लाइड बाय थ्रेड। तो जैसे दोनों थ्रेड आकर के कॉल कर दिया एक्सचेंज एक्सचेंज, तब वो डेटा अपना अपना एक्सचेंज कर लेगा। तो ये क्या होता है, एक्सचेंजर जो होता है वो जेनरिक क्लास होता है। उसके अंदर में एक मेथड होता है एक्सचेंज, और जिसका कि दो फॉर्म है। तो एक एक्सचेंज हुआ बिना किसी आर्गुमेंट के, दूसरा जो हुआ उसके अंदर कुछ आर्गुमेंट है। इसका क्या मतलब है, तो पहला वाला जो एक्सचेंज मेथड है, यहाँ पे हमने पूरा डिटेल से लिख लिया है, आप लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला वाला जो है वो एक्सचेंज मेथड है। तो इस एक्सचेंज में कोई आर्गुमेंट नहीं है। इट कॉज द करंट थ्रेड टू ब्लॉक अंटिल द पार्टनर थ्रेड्स अराइव एट एक्सचेंज पॉइंट। तो ये जब कॉल करेगा ये तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक कि दूसरा थ्रेड आकर के, इसका जो पार्टनर थ्रेड है जिससे एक्सचेंज करेगा डेटा, वो जब तक आकर के इसको कॉल नहीं करेगा तब तक वो ब्लॉक स्टेट में रहेगा। और वंस बोथ थ्रेड हैव अराइव्ड दे एक्सचेंज देयर डेटा। जब दोनों थ्रेड आ जाएगा तो मतलब दोनों एक्सचेंज कॉल कर चुका है, तो वो दोनों अपना डेटा को एक्सचेंज कर लेगा। इफ द पार्टनर थ्रेड इज नॉट रेडी टू एक्सचेंज द करंट थ्रेड इज ब्लॉक अंटिल द पार्टनर अराइव्स। तो अभी क्या होगा कि जैसे एक थ्रेड पहुंच गया, तो वो वेट कर रहा है, और दूसरा पार्टनर उसका आया ही नहीं एक्सचेंज करने के लिए, तो वो क्या करेगा, इनफाइनाइट तक वेट करता रहेगा। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए क्या है, ये यूज कर सकते हैं टाइम आउट। तो सेम चीज है, यहाँ पे जितने देर का टाइम आउट देंगे उतना देर तक वेट करेगा, अगर वो नहीं आया तो वो टाइम आउट एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। बस और कुछ नहीं इसमें। इसमें क्या होता है, तीन आर्गुमेंट होता है। पहले ऑब्जेक्ट रैप, टाइम आउट और टाइम यूनिट। ऑब्जेक्ट रैप क्या हुआ, ऑब्जेक्ट टू बी एक्सचेंज, जो भी ऑब्जेक्ट हमें एक्सचेंज करना है वो यहाँ पे पास कर देंगे, और बाकी तो पता ही है। अब चलते हैं इसका कोड पे, एक्सचेंजर का कोड देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एक्सचेंजर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर देते हैं। एक मेथड बना लेते हैं, स्टैटिक मैसेज स्ट्रिंग डेटा टू सेंड, ये रहेगा। तो जो पहले डेटा आएगा पहले उसको लिख देंगे, फिर एक्सचेंज कॉल होने के बाद में जो आएगा उसको लिखेंगे, एक्सचेंजर डॉट एक्सचेंज। इसको हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखेंगे। इसको भी इसी के अंदर डालते हैं। ये हम लोग इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं। तो ये हो गया रिसीव डेटा। अब इसको प्रिंट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किए, एक्सचेंजर कॉल किए। एक्सचेंजर, तो पहले जो थ्रेड आएगा वो इसको कॉल करेगा, फिर दूसरा थ्रेड का वेट करेगा, जैसे वो कॉल करेगा यहाँ पे डेटा एक्सचेंज, ये रिसीव डेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे डाल देंगे मैसेज आया और रिसीव डेटा आया, ठीक है। बस अब यहाँ पे मेन में हम लोग कॉल कर देंगे, एक थ्रेड बना लेते हैं, T1 इक्वल्स टू, एक थ्रेड से हम लोग एक्सचेंज डेटा कॉल कर लेंगे। थ्रेड वन सेंडिंग डेटा, डेटा फ्रॉम थ्रेड वन, दो आर्गुमेंट दे दिए, डेटा फ्रॉम थ्रेड वन। सेम एक और बना लेंगे थ्रेड, इसको थ्रेड टू कर देते हैं, थ्रेड टू। अब इसको थ्रेड वन के साथ थ्रेड वन वाला डेटा है, थ्रेड टू के साथ थ्रेड टू वाला डेटा है। और एक्सपेक्टेशन क्या है, जब ये एक्सचेंज डेटा कॉल करेगा तो थ्रेड वन में थ्रेड टू का डेटा आ जाएगा और थ्रेड टू में थ्रेड वन का डेटा आ जाएगा। इसको रन करते हैं। थ्रेड स्टार्ट नहीं हुआ, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, T1 डॉट ज्वाइन, ये कॉल कर देंगे, और T2 डॉट ज्वाइन। अब रन करो इसको, देखो क्या हुआ। थ्रेड वन सेंडिंग डेटा, डेटा फ्रॉम थ्रेड वन, ठीक है। थ्रेड टू सेंडिंग डेटा, डेटा फ्रॉम थ्रेड टू, फिर थ्रेड टू सेंडिंग डेटा हो गया, रिसीव्ड डेटा फ्रॉम थ्रेड वन, सेंडिंग डेटा, और रिसीव्ड डेटा फ्रॉम थ्रेड टू।
सो ये 1 में आ गया डेटा फ्रॉम थ्रेड 2 और 2 में आ गया डेटा फ्रॉम थ्रेड 1। तो ये सक्सेसफुली एक्सचेंज हो गया। ये बहुत ही आसान है, हमें बस इस चीज़ को कॉल करना होता है, एक्सचेंजर। अगर दोनों थ्रेड इसको कॉल कर दिया तो डेटा सक्सेसफुली एक्सचेंज हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। साइक्लिक बैरियर, सेमाफोर, काउंटडाउन लैच एंड एक्सचेंजर हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। फेजर। फेजर क्या होता है, फिर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा मान लो एक ऑर्डर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। इसमें फेज 1, फेज 2 और फेज 3 है, 3 फेज है। 3 फेज में अलग अलग टास्क होता है। जैसे फेज 1 में टास्क है, ये क्या करेगा, जैसे 3 थ्रेड है, इस 3 थ्रेड में एक जो थ्रेड है वो अपना अपना काम करेगा। जैसे वैलिडेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन करेगा, दूसरा थ्रेड वो इन्वेंट्री चेक करेगा, और तीसरा जो थ्रेड है वो प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है उसको चेक करेगा। और इसमें फेज 2 में क्या है, इसमें 2 थ्रेड है, तो कंप्यूट शिपिंग कॉस्ट करेगा, और दूसरा जो वो चेक करेगा, कैलकुलेट करेगा कितने सारे टैक्स हैं, एप्लीकेबल है टैक्स। और थर्ड फेज में जो थ्रेड है वो चेक करेगा कंफर्म पेमेंट, और दूसरा थ्रेड जो है वो शिपिंग टाइम को एस्टिमेट करेगा। तो ये सारे प्रोसेस हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो फेजर है, सबसे पहले ध्यान में रखो, फेजर वो सिमिलर है काउंटडाउन लैच और साइक्लिक बैरियर से, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल और मोर फ्लेक्सिबल है। इसमें भी क्या होता है, सारे जो थ्रेड हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट होने का वेट करते रहते हैं। जैसे सारा थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा तो ये फेज 1 कंप्लीट हो गया। फिर अगर फेज 1 के बाद कोई फेज नहीं है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर फेज 2 है तो वो फिर से फेज 2 में चला जाएगा। वही फिर वही सारा थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा, और एक थ्रेड जो है दूसरे थ्रेड को कंप्लीट होने का वेट करेगा, और जब वो वेट हो कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा, और फिर वो फेज 3 में एंटर कर जाएगा, इस तरह से। तो पहले फेज 1, फेज 2 और फेज 3, इस तरह से ये चलेगा। तो फेज 1 जब कंप्लीट हो जाता है तो फेज 2 में चला जाएगा, फेज 2 कंप्लीट होगा तो फेज 3 में चला जाएगा, और इस तरह से सो ऑन ये करेगा। अगर जहाँ पे फेज नहीं है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। वंस ऑल पार्टी थ्रेड अराइव्स, फेजर कंप्लीट्स। सो मीन्स अराइव्स मीन्स जब सारा थ्रेड का काम फिनिश हो गया तो वो अराइव हो गया, और वो फेज 1 कंप्लीट हो गया। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो फेजर है इंट्रोड्यूस्ड हुआ है जावा 7 में, और फेजर इज मोर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल देन काउंटडाउन लैच एंड साइक्लिक बैरियर, जैसे बताए। फेजर लेट यू डिफाइन ए सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट दैट वेट अंटिल ए स्पेसिफिक फेज इज कंप्लीटेड। ये तब तक वेट करेगा जब तक कि एक फेज वो कंप्लीट नहीं हो जाए। और इसका प्राइमरी पर्पस है कोऑर्डिनेट थ्रेड दैट मस्ट वेट फॉर ए सर्टेन पॉइंट टू बी रीच्ड बिफोर प्रोसीडिंग। तो वही चीज़ हो गया जो बाकी साइक्लिक बैरियर सब का एग्जांपल देखे थे, कि उसका जो सर्टेन पॉइंट है जब तक वो फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक वेट करता रहेगा थ्रेड को कंप्लीट होने का। फेजर इज क्रिएटेड, फर्स्ट फेज विल बी 0। तो फेजर जब क्रिएट होगा तो पहला फेज का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। दूसरा फेज का वैल्यू क्या होगा, वो 1। तीसरा फेज का 2। मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है। जब हम लोग गेट फेज कर रहे हैं तो वो अगर निगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है तो इसका मतलब हो गया कि वो फेज टर्मिनेट हो चुका है। तो इसका जो प्रोसेस डिटेल्स है वो कैसे है, सबसे पहले वो रजिस्टर करता है। तो इसके लिए एक मेथड है इंट रजिस्टर। ये क्या करता है, टू रजिस्टर पार्टीज। हाँ देखो, जहाँ पे भी पार्टीज होगा उसको थ्रेड से रिलेट कर देना कि वो थ्रेड है। तो टू रजिस्टर पार्टी आफ्टर ए फेजर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एंड इट रिटर्न ए रजिस्टर फेज नंबर। तो ये क्या करता है, पहले जो फेज आया उसको पहले रजिस्टर करेगा। जब भी फेजर बनता है तो उसको पहले सबसे पहले रजिस्टर होता है, फिर अराइव होता है। टू सिंगल दैट ए पार्टी हैज कंप्लीटेड ए फेज, अराइव जब भी कॉल होता है तो ये सिग्नल देता है कि फेज कंप्लीट हो चुका है। और वो ये इंट जो है रिटर्न टाइप है, ये क्या रिटर्न करता है, फेज नंबर। अगर वो निगेटिव रिटर्न करता है तो इसका मतलब हो गया कि फेज टर्मिनेट हो गया। एक जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो अराइव एंड अवेट एडवांस। इट वेट अंटिल ऑल थ्रेड अराइव्स। ये अगर कॉल कर दिया तो ये थ्रेड वेट करता रहेगा जब तक कि सारे थ्रेड इसको कॉल नहीं करते हैं। इट रिटर्न्स नेक्स्ट फेज नंबर। तो ये रिटर्न क्या करता है, नेक्स्ट फेज नंबर। जैसे ये सारे थ्रेड उसके कॉल कर लिए तो अब वो नेक्स्ट फेज नंबर रिटर्न कर देगा। अगर वो निगेटिव कर दिया तो मतलब वो थ्रेड टर्मिनेट हो गया। और ये सारे जो हैं ये सब मेथड
शुड बी कॉल्ड बाय रजिस्टर्ड पार्टी, जो पहले रजिस्टर हो चुका है वही इसको कॉल कर सकता है, ये सारे मेथड को। फिर अराइव एंड डी रजिस्टर, ए थ्रेड एंड अराइव एंड डी रजिस्टर इटसेल्फ बाय कॉलिंग दिस मेथड। अराइव एंड डी रजिस्टर क्या करता है, ये डी रजिस्टर कर देता है थ्रेड को, पहले रजिस्टर किया, उसके बाद वेट किया जब सारे थ्रेड आ गए, तो लास्ट में फिर डी रजिस्टर कर दिया। जिस फेज में ये कॉल होगा उस फेज का वो नंबर रिटर्न कर देगा। मेथड है गेट फेज। सो अगर हमको फेज का वैल्यू चाहिए कि कौन सा फेज है, करंट फेज कौन सा है, तो गेट फेज कॉल करेंगे टू ऑब्टेन द करंट फेज नंबर। और वही चीज़ होगा, अगर नेगेटिव हो गया तो फेज जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले एक माई थ्रेड क्लास बना लेंगे, क्लास माई थ्रेड, जैसे बाकी का एग्जांपल देखे उस तरह से। और इसमें एट्रीब्यूट बना लेंगे फेजर का, तो एक फेजर रहेगा और एक नेम रहेगा इसका कंस्ट्रक्टर, फेजर इक्वल्स टू पी। अब यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो फेजर क्या करेगा, उसको रजिस्टर करेंगे। फेजर को हम लोग रजिस्टर कर लिए। अब यहाँ से न्यू थ्रेड कॉल करेंगे, न्यू थ्रेड डॉट स्टार्ट, ये स्टार्ट कर लिए और यहाँ पे रनेबल पास करेंगे, मान लो आर पास कर दिए, ये आर अभी बना रहे हैं। और इस यहाँ पे सेमी कॉलन क्लोज, तो इसको प्रिंट कर लिए। अब यहाँ पे कौन सा मेथड था, फेजर डॉट अराइव एंड अवेट एडवांस। यहाँ पे इसके बाद स्लीप डाल देते हैं, तो 1000 ये चेक करने के लिए किस तरह से ये काम कर रहा है। इसको ट्राई कैसे रैप कर देते हैं। यहाँ पे फेज 1 हुआ, यहाँ पे 3 हम इसी तरह से सेम बना लेते हैं, और इसको 2 कर दो। और लास्ट में ये जहाँ पे क्लोज हो रहा है यहाँ पे कर दिए। लेकिन अब हम लोग अराइव एंड अवेट का कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे वेट कर रहा है, ये वेट करेगा इसको फिनिश होने का, फिर दूसरा वेट करेगा इसको फिनिश होने का, और लास्ट में तो वो किसी का वेट नहीं करेगा, तो लास्ट वाला में हम लोग इसको डी रजिस्टर कर देंगे, फेजर डॉट अराइव एंड डी रजिस्टर, और यहाँ पे 3। तो ये हो गया हमारा माई थ्रेड। अच्छा, वो किसी और क्लास में दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम 1 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे भी 1 कर दे रहे हैं, और कहीं पे है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक फेजर बना लेंगे, फेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी इसका जो पार्टीज नंबर है वो 1 डाल देते हैं, और यहाँ पे एक इंट बना देते हैं, एक प्रिंट कर लेते हैं यहाँ से स्टार्टिंग। तो पहले एक पार्टी बनाएगा, उसके बाद ये इसको प्रिंट करेगा स्टार्टिंग। अब स्टार्ट हो गया, ये प्रिंट कर देगा, फिर हम लोग थ्रेड को कॉल करेंगे माई थ्रेड। इसके कंस्ट्रक्टर में क्या पास करना है, फेजर एंड एन, एन मीन्स नेम, तो फेजर, फेजर, अच्छा माई थ्रेड है, ये हो गया। इस तरह से हम लोग इसको 3 बार कॉल कर लेते हैं, ए बी एंड सी। करंट फेज इक्वल्स टू, तो ये फेज चेक करने करेंगे हम लोग, फेजर डॉट अवेट अराइव एंड अवेट एडवांस, ये कॉल होगा। तो ये क्या करता है, अराइव्स एंड वेट, पहले अराइव हो जाएगा फिर वेट करेगा दूसरे नेक्स्ट थ्रेड का, और जैसे वो आ जाएगा थ्रेड तो इस चीज़ को वो कंप्लीट कर देगा। फेज, फेज जो करंट फेज है, तो करंट फेज मान लो 0 है, तो 0, फेज 0 कंप्लीटेड, तो 0 से स्टार्ट होगा, पहला फेज को 0, फिर दूसरा फेज को 1, तीसरा फेज 2। तो सेम चीज़ को हम लोग रिपीट करेंगे 3 बार, सेम चीज़ को हम लोग 3 बार कॉल करेंगे, और फिर जैसे वो हो जाएगा तो फेजर डॉट, तो अराइव हो गया, फिर डी रजिस्टर हो जाएगा, अराइव एंड डी रजिस्टर। तो यहाँ पे किसी का वेट नहीं करेगा, बस यहाँ पे आएगा और डी रजिस्टर कर जाएगा। इट मीन्स अगर यहाँ तक पहुँच चुका है तो सारा फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक और कंडीशन है, इफ फेजर डॉट इज टर्मिनेटेड, अगर वो टर्मिनेटेड हुआ तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट एलन द फेजर इज टर्मिनेटेड, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो, जैसे फेजर बनाए और ये प्रिंट करेगा सबसे पहले स्टार्टिंग, ये तीनों थ्रेड्स
एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा इस थ्रेड को। फेज रजिस्टर हो जाएगा, तो जो भी फेज आएगा उसको रजिस्टर कर देगा और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। फिर दूसरा थ्रेड आएगा, रजिस्टर करेगा, स्टार्ट कर देगा। तीसरा थ्रेड आएगा, रजिस्टर करेगा, स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से हो रहा है। सबसे पहले जो आया वो ये प्रिंट करेगा। तो ये क्या करेगा, अराइव्स, वो फेजर में अराइव्स हो गया और वेट करेगा दूसरे थ्रेड का आने का। ये वेट किया, जैसे दूसरा आया तो यहाँ जाएगा, और फिर अब वो फेज टू यहाँ प्रिंट करेगा। फिर वहाँ पे वेट करेगा, फिर जैसे तीसरा आया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसको डी रजिस्टर कॉल करेगा। ठीक है, अभी इसको रन करके देख लेते हैं। देखो पहले क्या हुआ, फेज जीरो कंप्लीटेड। इट मीन्स जैसे तीनों प्रोसेस अपना काम किया, फेज जीरो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ गया नेक्स्ट फेज में। फिर एबीसी कॉल किया, जब तीनों थ्रेड कंप्लीट हो गया तो फेज वन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर फेज टू में, तो जैसे एबीसी तीनों फिनिश हो गया तो फिर फेज टू कंप्लीट हो गया। और एट द लास्ट फेजर इज टर्मिनेटेड, तो ये वाला लास्ट में एक्सिक्यूट हो जाएगा, मीन्स इसको डी रजिस्टर कर देगा। यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं डी रजिस्टर यहाँ पे किया, फेजर अराइव्स एंड डी रजिस्टर, तो जैसे यहाँ पे करेगा ये प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा इज टर्मिनेटेड, तो ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर टर्मिनेटेड हो जाएगा। ये फेजर का एग्जांपल है। तो ये मतलब फेज बाय फेज कंप्लीट होता है। मल्टीपल सारे फेज हो तो पहले उस फेज में जितने सारे थ्रेड होंगे उसको कंप्लीट करेगा, फिर वो नेक्स्ट फेज में जाएगा। तो फेज बाय फेज इस तरह से जाता है। और यही था सारा डेफिनेशन जो है सिंक्रोनाइजर्स का। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमने समझ लिया सिंक्रोनाइजर्स क्या होता है। तो सिंक्रोनाइजर्स में पांच चीज इससे, जैसे पहला हो गया सेमाफोर, दूसरा हो गया काउंटडाउन लैच, साइक्लिक बैरियर, फेजर, एक्सचेंजर। तो सीमाफोर और एक्सचेंजर में दोनों में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन काउंटडाउन लैच, साइक्लिक बैरियर और ये जो फेजर होता है, ये तीन चीज़ सिमिलर हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे मैं पूरा तीनों को समराइज कर दिया हूँ। तो काउंटडाउन लैच जो होता है, क्रिएटेड विद फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड, इट कैन नॉट रीसेट, अलाउ थ्रेड टू वेट। तो ये जो वेट करेगा कौन सा मेथड से, अवेट, और कंटिन्यू विथ इट एक्सिक्यूशन कॉलिंग काउंटडाउन। तो ये हो गया। इसमें काउंटडाउन जैसे कॉल करेगा तो इसका जो लैच काउंट है वो डिक्रीज होगा। फिर आता है साइक्लिक बैरियर। इसमें क्रिएटेड विथ फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड, और ये जो होता है इट कैन बी रीसेट। मीन्स जो एग्जांपल दिया था स्क्रम कॉल वाला, कि वो एक फिनिश हो गया तो फिर से वो रीसेट कर सकता है और फिर से सेम चीज को वो दोबारा कर सकता है। और द थ्रेड हैव टू वेट टिल ऑल द थ्रेड्स अराइव। जो थ्रेड है वो, सारा थ्रेड जो है एक दूसरे का वेट करेगा जब तक कि सारा थ्रेड अराइव नहीं हो जाए। अब फेजर, फेजर को जो अभी हम लोग समझे, तो नंबर ऑफ थ्रेड्स नीड टू नो वाइल फेजर क्रिएशन। तो फेजर को पहले फेज में कितने सारे थ्रेड हैं, तो उस चीज को पता होने की जरूरत नहीं है। वो डायनेमिकली भी ऐड किया जा सकता है। स्टार्टिंग में वो चीज नंबर ऑफ थ्रेड्स नहीं भी पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डायनेमिकली थ्रेड क्रिएट किया जा सकता है। और इट कैन बी रीसेट एंड रीयूजेबल। जैसे एक फेज को हम बार बार भी कॉल कर सकते हैं, या एक फेज फिनिश होने के बाद दूसरा फेज को कॉल कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या है, अलाउ थ्रेड टू वेट। थ्रेड को वेट करने के लिए अलाउ कौन करता है, जैसे अराइव एंड अवेट एडवांस्ड, ये एक मेथड है। और कंटिन्यू विथ इट्स एक्सिक्यूशन हम लोग अराइव यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सिक्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो यही हुआ हमारा ओवरऑल सिंक्रोनाइजर्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सीमा फोर क्या होता है, काउंटडाउन लैच क्या होता है, साइक्लिक बैरियर क्या होता है, एक्सचेंजर क्या होता है, फेजर क्या होता है। तो ये चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पार्ट टू में हम लोग एक्सिक्यूटर्स को समझेंगे अच्छे से। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।